हेलो एवरीवन। नए क्लास के और नए साल में तुम सभी का स्वागत है। आप लोग क्लास 10th पास करके 11th में आ चुके हैं और यहाँ से जो मेन स्ट्रीम की पढ़ाई शुरू होती है कि आगे हमें आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है और किस चीज़ सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ना है। यहाँ पे ये FFB लाइव केमिस्ट्री क्लासेस, जो कि केमिस्ट्री के क्लासेस चलते हैं इस यूट्यूब चैनल पे। तो नए सत्र और नए साल और नई शुरुआत सभी की आप सबको शुभकामनाएं। आज से 11th क्लास में केमिस्ट्री का क्लास आप लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें कि हम पहले इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट केमिस्ट्री। इससे पहले भी हाई स्कूल में सभी ने पढ़ी होगी, 9th-10th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी। बहुत सी चीज़ें जो वहाँ शार्ट में पढ़ी होगी, यहाँ पे अब उसको डिटेल में पढ़ना है और कुछ नई चीज़ें भी ऐड होती जाएंगी। तो उम्मीद है जो हाई स्कूल में जो भी चीज़ें आप लोग पढ़ के आए हैं उसको एक बार रिवाइज करेंगे, और ताकि आगे जब ये क्लास शुरू हो रहा है 11th में, चूँकि हाई स्कूल से बहुत ही डिफरेंट कोर्स है और इसमें काफ़ी डिटेल में है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा भी है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हाई स्कूल की कंप्लीट स्टडी ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ यहाँ नहीं समझ में आती तो आपके पास हाई स्कूल की किताबें रखी होनी चाहिए कि उसमें से आप उसको देख लें कि हम क्या पढ़ चुके हैं, क्या भूल गए हैं, या कोई चीज़ ऐसी थी जो पढ़ने से रह गई थी वो यहाँ बताई जा रही है, वो नहीं कुछ क्लियर हो रही, तो उसको भी देखें। उसके बाद वैसे एवरीथिंग इस ईयर सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताई जाएंगी, और उम्मीद करती हूँ कि जब सारे आप 1 बाय 1 क्लासेस अटेंड करते रहेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। ब्रेक करने पे डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि सारे क्लास सीरियली हर वीडियो में नंबर पड़े होंगे कि जिस चैप्टर के क्लास चल रहे हैं उसमें नंबर पड़े होंगे, तो 1 2 3 सीरियल से आप सारे अटेंड करेंगे। तो आज ये पहला क्लास है और पहले चैप्टर से हम लेंगे 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर का नाम है। इस पे हम शुरू में अभी इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट केमिस्ट्री, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक बातें बताएंगे। उसके बाद ये पूरा चैप्टर ही बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का है, तो 1 बाय 1 हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और उम्मीद है कि तुम लोग मन लगा के पढ़ोगे और सारी चीज़ों को समझोगे। बेसिक चीज़ें अगर समझ में आ जाती हैं, ध्यान दे के पढ़ी जाती हैं, तो आगे की चीज़ें भी आराम से समझ में आती हैं। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो पहला पार्ट इंट्रोडक्टरी है उसको हम थोड़ा बहुत यहाँ पे बताएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे और आगे बहुत सी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं उन पे हम डिस्कस करते रहेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है 11th में वो है प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड पार्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा है, हालांकि जनरल केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर है उसमें। तो हम फिलहाल यहाँ पे जनरल केमिस्ट्री के चैप्टर लेंगे सबसे पहले, और बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर लिए जाएंगे। तो पहला चैप्टर है 11th क्लास का, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसी से हमें शुरुआत करना है। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट पे जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, किस तरह से केमिस्ट्री का आगे डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में पहले हम बात करते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 हम और दूसरे कंसेप्ट्स पे बात करेंगे। नाउ केमिस्ट्री is the branch of physical science which deals with the study of matter, its physical and chemical properties, its chemical composition, the physical and chemical changes which it undergoes, and the energy change that accompany this
these processes. This is the chemistry. Chemistry is the branch of physical science. All objects in this universe are composed of matter. Most of these objects are visible, solids and liquid, but some are invisible. Chemistry is termed as a material science because it is concerned with all material substances such as air, water, rocks, minerals, plants, animals, including man, the earth on which we all live, and other planets. According to one of the famous scientists of 20th century, Linus Pauling, said chemistry is the science of substance, their properties, their structure, and their transformation. Chemistry is a very interesting subject which touches almost every aspect of our lives, our culture, and our environment. It has changed our civilization to a great extent. The present day chemistry has provided man with more comfort for a healthier and happier life. A large number of materials which we use these days were unknown at the turn of the last century. A few decades back, our clothes and footwears were exclusively of natural origins such as vegetable fibers, wool, hair, skin of animals, etc. But now the synthetic fibers produced in chemical factories have largely replaced them. Modern chemistry has given man new plastics, fuels, metals, alloys, fertilizers, building materials, drug, energy sources, etc. During the last few decades, the expansion of chemistry has been tremendous. The field has become wide and complex. For convenience and better understanding of the subject, it has been divided into various branches. The four main branches of chemistry are here. तो ये मेन चार ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की. पहली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री. वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है. Organic chemistry, it is concerned with the study of compounds of carbon except carbonates, bicarbonates, cyanides, isocyanides, carbide, and oxide of carbon. It is actually the study of hydrocarbons and their derivatives. So, the organic chemistry is the study in organic chemistry. It is actually the study of hydrocarbon and their derivative, except ये सारे जो compounds हैं कार्बन के, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनकी स्टडी नहीं की जाती, सिर्फ हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की जाती है. नाउ सेकेंड ब्रांच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. It deals with the study of all known elements and their compounds except organic compounds. It is concerned with the material obtained from mineral, air, sea, and soil. Now, third branch is physical chemistry. It is concerned with the physical properties and constitution of matter, the laws of chemical combination, and theories governing reactions. The effect of temperature, pressure, light, concentration, its sector on reaction come under the scope of physical chemistry. The fourth main branch is analytical chemistry. It deals with the various methods of analysis of chemical substances, both qualitative and quantitative. It includes chemical and physical methods of analysis. A number of specialized branches have been introduced as to cope with the extraordinary expansion in the subject of chemistry. Some of the specialized branches of chemistry are biochemistry. It comprises the study of the substance related to living organism and life process. The second special branch is medicinal chemistry.
It deals with the application of chemical substance to the prevention and cure of various diseases in living organisms. Soil and agriculture chemistry, it deals with the analysis and treatment of soil so as to increase its fertility for the better yield of crops. It is concerned with the chemicals used as fertilizers, insecticides, germicides, herbicides, etc. Now, fourth branch is geochemistry. It includes the study of materials, substance like ores and minerals, coal, petroleum, etc. Fifth branch is industrial chemistry. It is deal with the study of chemical processes for the production of useful chemical on a large scale at relatively low cost. Now, sixth branch is nuclear chemistry. It is the most recent branch. It includes the study of nuclear reactions, the production of radioactive isotopes, and their applications in various fields. And seventh branch is structural chemistry. It deals with the various techniques used for elucidation of the structure of chemical substance. It is concerned with the properties of substance in terms of their structure. Eighth branch is polymer chemistry. It includes the study of chemical substance of very high molecular masses of the order of 1 lakh or greater, called polymers, natural or artificial. This branch is gaining popularity as the use of plastics, rubber, synthetic fibers, silicones, etc. is on the increase these days. Now, limnochemistry, it deals with the study of chemistry involved in the river water and water reservoirs. Phytochemistry, it deals with the study of the chemistry involved in plants. Thus, it can be said that there is no other branch of science which is so wide in its scope as chemistry. मॉडर्न पीरियड केमिस्ट्री का एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है कि कैसे कैसे चीज़ों का इन्वेंशन हुआ और उसके बाद क्या क्या कई हाइपोथेसिस दिया वेब साइंटिस्ट ने। लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में पीछे ना जा करके हम मॉडर्न पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुए साइंस में, जो कि 1743 से 1793 के बीच हुआ, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले काफ़ी कुछ हुआ लेकिन उस बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अगर तुम लोग पढ़ना चाहोगे तो बुक्स में ये चीज़ें मिल सकती हैं, जो जो पहले की हिस्ट्री, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरह से शुरुआत हुई, उसको देख सकते हो। नाउ वी डिस्कस्ड ऑन मॉडर्न पीरियड ऑफ केमिस्ट्री. Lavoisier, 1743 to 1793, a French chemist, is regarded as the father of modern chemistry. Father of modern chemistry is Lavoisier. He presented the exact explanation of combustion by proposing that oxygen is necessary for combustion. This concept was largely responsible for the overthrow of the phlogiston theory. Among this other contribution, he showed that water is composed of hydrogen and oxygen, proposed the theory of indestructibility of matter, presented a clear definition of an element, and proposed a system of chemical nomenclature. Another major step towards modern chemistry was taken in the first decade of the 19th century when the English chemist John Dalton postulated that all the elements are made up of atoms. He pictured atoms as tiny, indestructible units that could combine to form compound atoms or molecules. Dalton proposed that each element had its wound kind of atoms, and the atoms of different elements differ in essentially nothing.
but their masses. He determined the relative masses of atom of many elements. Thus, a new area had begun. The other important chemist of this period is Richter, which give the law of reciprocal properties in 1794. Uh, Prost, which give the law of definite proportions in 1799. Gay-Lussac gives the law of combining volumes of gases in 1808. Avogadro gives the Avogadro hypothesis in 1811. Berzelius introduced the modern symbols for elements in 1831, and Faraday gave the laws of electrolysis in 1833. Thomas Graham gives the law of gaseous diffusion in 1861, and Mendeleev formed the periodic law, give the periodic law and form periodic table in 1869. Arrhenius gives the theory of ionization in 1887, and Henry Becquerel discovered the radioactivity in 1896, and Madame Curie discovered radium and polonium in 1898. The 20th century is regarded as the active area of chemistry. During this period, chemistry has made many contributions to human knowledge and civilization. Now we live in world of synthetic materials. Chemistry of today is actually helping in solving major problem of our present day civilization, such as population explosion, food and disease, depletion of sources of energy, depletion of natural sources, and environmental pollution. Now, matter and energy. Chemistry is the study of matter and energy. Beside life, matter and energy are regarded as the two fundamental entities with which whole of the universe is composed. Matter is anything that has mass and occupies space. All bodies in universe conform to its definition. Mass is the quantity of matter in a particular sample of matter. Mass of a body is constant and does not change regardless of where it is measured. The mass of a body would be the same on the moon as it is on the earth. Our sense of sight and touch usually tell us that an object occupies space, except in case of colorless, odorless, and tasteless gases where some other evidence is required to satisfy the definition of matter. Now the term weight should not be used in place of mass, as it has a different meaning. तो mass and weight में क्या difference है? Mass है ना कि mass हर जगह एक ही होगा, चाहे हम मून पे लें या अर्थ पे लें या किसी और दूसरे different place पे. But term weight should not be used in place of mass, as it has different meaning. The term weight refers to the force with which an object is attracted towards earth. An object resting on earth experience a force called is weight, W, that is equal to its mass multiplied by the acceleration due to gravity, G, that is W is equal to mg, where m is the mass, G is the acceleration due to gravity, and W is the weight. The weight of an object thus depends on the value of g, which varies from place to place. However, the mass of an object is determined by comparing the weight of two objects, one of known mass, the other of unknown mass, in the same location on Earth, as both experience the same gravitational acceleration. Matter is indestructible, that is, it can neither be created nor destroyed, but it can be changed its form. Thus, the total quantity of matter of universe is constant. Energy is defined as the capacity of doing work.
Anything which has the capacity to push the matter from one place to another possesses energy. There are various forms of energy such as heat, light, etc. Energy is neither created nor destroyed but can only be transformed from one form of the energy to another. The world became aware of the fact that matter can be converted into energy with the discovery of nuclear reaction, especially nuclear fission and nuclear fusion. The relationship between mass and energy was given by Einstein. The famous relation is E is equal to mc square, where E is equal to energy, m is equal to mass, and c is the velocity of light. This is known as Einstein's energy mass equation. On account of this equation, the above two laws are amalgamated into a single statement. The total amount of matter and energy available in the universe is fixed. For example, calculate the amount of energy released in Earth's calories and in joules when 0.001 kilogram of mass disappears. Given light velocity 3 into 10 to the power 8 meter per second. Now, according to Einstein equation, E is equal to mc square. सारी वैल्यूज दी हुई है, C दिया हुआ है, E दिया हुआ है, इसको हम रख देंगे E is equal to mc में m क्या है 0.001, इसको हम यहाँ चेंज इस तरह से कर सकते हैं, c इतना है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, amount of energy is 2.16 into 10 to the power 13 कैलोरी अर्ग में आया, जिसको बाद में हमने जूल में कन्वर्ट किया. Now classification of matter. First is physical classification. Matter can exist in any one of the forms solid, liquid, and gas. In the solid state, substances are rigid. They have a definite shape and fixed volume. There is negligible effect of changes in pressure and temperature on their volumes. The individual particles that make up a solid occupy definite position in the structure and are very near to one another. This form of matter is associated with minimum amount of energy. The second type of matter is liquid. Liquid state substances have no definite shape but possess fixed volume. There is slight effect of pressure and temperature on their volumes. They have the property of flowing. The particles are nearer to one another than in a gas, and this form of matter is associated with energy more than solids. The third type of matter is a gaseous. Gaseous state substances have no definite shape and value. Gases fill completely any vessels in which they are confined and thus occupy the whole space available to them. There is a large effect of pressure and temperature on their volumes. The particles are far apart from one another and move with very high speeds in all possible directions. This form of matter is associated with minimum amount of energy, with maximum amount of energy. So solid associated with minimum amount of energy, gases associated with maximum amount of energy, and liquid associated is in between the both solid and gases possess energy. यहाँ पे दिया है, the gas is associated with energy more than solids and less than gaseous state. Now transformation of matter. सॉलिड है, सब्लिमेशन इसका होता है तो ये डायरेक्ट गैस में बदल जाता है. एंड जब गैस इस तरह के जो कंपाउंड होंगे जिनमें सब्लिमेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि
सॉलिड लिक्विड में ना बदल करके, जबकि होना क्या चाहिए, सॉलिड से पहले मेल्ट होगा तो लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड को बॉयल करेंगे तो गैस में। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। और फिर इस तरह की गैसेस को सॉलिडिफिकेशन इनका किया जाता है तो फिर से ये सॉलिड में बदल जाते हैं। उसके बाद दूसरा है ये सॉलिड, पहले इसको मेल्ट किया तो लिक्विड में, बॉयल किया तो गैस में, वापस इस गैस को हम कंडेंसेशन यानी कूल करेंगे तो ये लिक्विड में बदल जाएगा। गैस से लिक्विड का कूलिंग करने पे बदलना कंडेंसेशन कहलाता है, और फिर लिक्विड को और कूल करने पे फ्रीज हो जाता है, सॉलिड में बदल जाता है, ये कहलाता है फ्रीजिंग। तो सारी चीज़ें एक साथ ये दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। सब्लिमेशन वो सॉलिड जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं गर्म करने पे, तो ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। इनका सॉलिडिफिकेशन किया जाए तो गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब सॉलिड से लिक्विड जब बनेगा, दिस इज द मेल्टिंग, एंड लिक्विड से गैस बनेगा कब, दिस इज द बॉइलिंग। कंडेंसेशन गैस का करेंगे, यानी कि गैस से जब लिक्विड बनता है तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस है, फिर लिक्विड से वापस सॉलिड में बदल जाएगा तो ये फ्रीजिंग प्रोसेस है। अब यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, सॉलिड को जब एनर्जी दी जाएगी तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनर्जी देने पे ये गैस में कन्वर्ट होगा। अब ये एनर्जी लूज करेगा तब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर और लूज करेगा तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि सॉलिड है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसके बाद गैसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, इक्विलिब्रियम होता है ये, यानी कि जितना कि एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का उतना ही रिलीज, अगला जो प्रोसेस होगा रिवर्स, तो उसमें रिलीज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है और यहाँ पे रिलीज ऑफ एनर्जी। Depending on temperature and pressure, a substance can exist in any one of the three forms of matter. अब आते हैं, ये था फिजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन पे। मैटर एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंस। A pure substance is defined as a variety of matter, all samples of which have same composition and properties. Pure substances are divided into element and compounds. Most of the material found in nature are in forms of mixtures of consisting of two or more substances. There are two types of mixtures, homogeneous and heterogeneous. Both types of mixtures can be separated into their components, that is pure substance, by mechanical and physical method. The classification can be summarized in the following way. Matter, two types of matter, two types of classification takes place in matter. Physical classification जो पे अभी बात किया हमने, solid, liquid and gases. Chemical classification, two types of matter, mixtures and pure substance. Mixture में homogeneous और heterogeneous दोनों ही तरह के मिक्सचर होते हैं। प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, कंपाउंड एंड एलिमेंट्स, और कंपाउंड भी दो तरह के हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, इसको इस तरह से देख सकते हो, पूरी टेबल में सारा कंप्लीटली है। नाउ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, हम यहाँ पे सारी चीज़ें हेट्रोजीनियस हो गया, अब हमें इन चीज दोनों को लेना है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में हमें एलिमेंट और कंपाउंड की ही स्टडी करनी है। Elements are pure substance that cannot be decomposed into simpler substance by chemical change. The smallest particle of the element possesses the same property as the bigger particle. It can also be defined as a pure substance which consists of only one type of atom. Due to discovery of isotope, this definition does not seem to be correct. The modern definition of an element is that it is a simple individual
which has a definite atomic number and has a definite position in periodic table. It cannot be decomposed in a chemical chain. In chemistry, the elements are the chemical alphabets and compounds are the word combination of elements. There are presently 118 different elements known. Every element has been given a definite name and for convenience a nickname, which in chemical language is called symbol. Symbol is a small abbreviation to present a full and lengthy name of the element. Symbol have been derived by either by taking the first alphabet of the name of the element which is capitalized. तो सिंबल किसी एक वर्ड को लेकर के एलिमेंट का सिंबल दिया जाता है ताकि उसे हम जान सके कि किस एलिमेंट के बारे में बता रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए O, कार्बन का सिंबल होता है C, फास्फोरस का P, N मीन्स नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का H। तो ये इन सब एलिमेंट्स का पहला कैपिटल लेटर लिया गया है सिंपल बनाने के लिए। तो symbol is a small abbreviation to represent a full and lengthy name of the element. Symbols कई तरह से, पहला इसमें जो रूल है वो क्या है, either by taking the first alphabet of the name of the element which is capitalized. देखा एग्जाम्पल। इसी तरह फ्लोरीन का F, यूरेनियम का फर्स्ट वर्ड U, आयोडीन के लिए I. सेकेंड मेथड क्या है, और बाय टेकिंग द फर्स्ट अल्फाबेट and one more alphabet from the name of the element. The first alphabet is also capitalized. अब जैसे कैल्शियम है तो फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटलाइज लिया और दूसरा ए ले लिया, कैल्शियम के लिए Ca. मैग्नीशियम फर्स्ट वर्ड M लिया और उसके बाद सेकंड क्या लिया G, तो Mg, मैग्नीशियम के लिए Mg। इसीलिए तरह क्लोरीन फर्स्ट वर्ड C और सेकंड L, जिसको कि हम स्मॉल लेटर में लेंगे। इसी तरह निकिल का है Na, कोबाल्ट का Co, ब्रोमीन का Br, एल्युमिनियम का Al पहला वर्ड और बीच का एक वर्ड ले लिया, बिस्मिथ का Bi, बेरियम का तो ज़्यादातर फर्स्ट के बाद सेकंड वर्ड लिया है, कहीं कहीं थर्ड वर्ड भी लिया है जैसे मैग्नीशियम। इसी तरह से और दूसरे भी एलिमेंट के सिंबल मिलेंगे। उसके बाद तीसरी तरह से लिखते हैं फ्रॉम नेम ऑफ द एलिमेंट इन अदर लैंग्वेज सच एज लैटिन, जर्मन। जैसे सोडियम, सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, इससे हमने Na, जबकि सोडियम में Na ना पहला वर्ड है और ना बीच में है, तो ये लैटिन नेम से इसका फॉर्मूला या सिंबल लिया गया है। लैटिन नेम है नेट्रियम तो Na। कॉपर, कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम तो इसका फॉर्मूला हो गया Cu। आयरन का लैटिन नेम फेरम तो इसलिए Fe। सिल्वर का अर्जेंटम तो ये हो जाता है Ag। लेड का प्लम्बम तो इसका Pb है। सब ये लैटिन नेम से इनके सिंबल दिए गए हैं। Au यानी गोल्ड लैटिन नेम है इसका ऑरम तो Au। पोटेशियम लैटिन नेम कैल्विन, दिस इज K। मरकरी का लैटिन नेम है हाइड्रोजीरम तो Hg और W यानी टंगस्टन का जो लैटिन नेम है वॉल्फ्रेम तो इसका जो सिंबल है वो W। Recently discovered elements have been given IUPAC names. Their symbols have been derived from these names. Out of 118 elements known, 88 have been isolated from natural sources and the remaining have been prepared by artificial means. Now metal, non-metals and metallites. All the elements may be classified into two groups, metals and non-metals. The division is based on both physical and chemical properties. Metals are regarded as those elements which possess the following properties. They are generally solid at ordinary condition. Mercury is an exception which is in liquid state. Mercury is a metal, but it is liquid in normal temperature. They are lustrous in nature. Metals are lustrous in nature. They possess high density.
Metals are good conductors of electricity and heat. They are malleable and ductile. Metals possess generally high melting and boiling points. They react with mineral acid, liberating hydrogen. This is important properties of metal. They form basic oxides. They form non-volatile hydride if combined with hydrogen. They have molecules usually monoatomic in the vapor state. Sodium, calcium, aluminium, copper, silver, zinc, iron, nickel, gold, mercury, etc. are the examples of metals. Now, non-metals. Non-metals do not show the above properties. Six of non-metals, carbon, boron, phosphorus, sulfur, selenium and iodine are solids. Bromine is the only liquid non-metal at room temperature and normal pressure. The remaining non-metals, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, hydrogen, helium, argon, neon, krypton, xenon, and radon are the gases. Non-metals are generally brittle, non-lustrous, having low melting and boiling points, non-conductors of heat, capable of forming acidic oxide or neutral oxides, not capable of evolving hydrogen from acids, and capable of forming volatile hydrides. There are some elements which do not fit completely into either metal or non-metal class. Elements which have some properties of both metals and non-metals are called semi-metals or metalloids. The semi-metals are silicon, germanium, arsenic, antimony, and tellurium. Sometimes scientists consider boron, polonium, and statine also as semi-metals. The above classification of elements is a rough one, as certain metal like lithium, sodium, potassium possess low density. Certain non-metals like hydrogen and graphite, a form of carbon, are good conductors of electricity. Metals rarely combine with each other, while non-metals combine with each other to form compounds. Metals and non-metals commonly combine with each other to form compounds. Now, elements के बाद compounds. Compounds are also pure substances that are composed of two or more different elements in fixed proportion by mass. This is the important. Fixed proportion में different element जब combine करते हैं तो क्या बनता है? Compound. See this again. Compounds are also pure substance that are composed of two or more different elements in fixed proportion by mass. Compounds containing more than four elements are rare. The properties of a compound are altogether different from the properties of the elements from which it has been constituted. The compound water has a different composition, 11.2% of hydrogen and 88.8% of oxygen. Thus, the two are present in ratio of 1 by 8 by mass. The properties of water are totally different from the properties of hydrogen and oxygen both. Hydrogen and oxygen are in gaseous state while water is in liquid state under ordinary atmospheric condition. Oxygen supports combustion while hydrogen is combustible, but water is normally used for extinguishing fire. Component element in compound can be separated only by chemical means and not by physical method. The compounds are classified into two types. Organic compounds. The compounds obtained from living sources are termed organic compounds. The term organic is now applied to a hydrocarbon, compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. Inorganic compounds, the compounds obtained from non-living sources such as rocks and minerals, are termed inorganic compounds. The compounds of all elements except hydrocarbons and their derivatives are included in the
included in this category. The number of organic compounds is very large in comparison to inorganic compounds. Now, mixture. A mixture is a chemical material containing two or more substances, either elements or compounds, or both in any proportion. Substances which forms the mixture are called components. Components are present in the mixture without loss of their identity. There are two types of mixture, homogeneous and heterogeneous. In homogeneous mixture, the components are mixed uniformly to microscopic level. The components cannot be seen by naked eye or with the help of microscope. The mixture is uniform throughout, having single phase. The homogeneous mixture is isotropic in nature, that is, every portion of it has the same composition and properties. Alloys such as brass, steel, 22 karat gold, solutions such are common salt dissolved in water. These are the examples of homogeneous mixture. Alloys such as brass, steel, 22 karat gold, solutions such as common salt dissolved in water, sugar dissolved in water, iodine dissolved in carbon tetrachloride, benzene in toluene, methyl alcohol in water, gasoline, a mixture of hydrocarbon in air and air, are some of examples of homogeneous mixture. A heterogeneous mixture is not uniform. It can have two or more phases. The components can be seen by the naked eye or with the help of microscope. It has anisotropic properties, that is, properties are not uniform throughout the mixture. Soil, a mixture of sulfur and sand, a mixture of iron fillings and sand, smoke, etc. The example of heterogeneous mixture. The component of a mixture differ in many of their physical and chemical properties. The advantage of this difference is taken in the separation of a mixture. The method of separation implied should not during the method of separation implied should not bring about the destruction of any one of the components. Now, some preliminary techniques based on physical properties are described here. First is filtration. This method is useful when one of the component is an insoluble solid in a solvent. The insoluble solid is obtained by filtration of the suspension through filter paper. For example, common salt containing sand in separation by filtration. The mixture is mixed with water. It is shaken so as to dissolve common salt. The sand remains insoluble. The suspension is put to filtration. The sand collects on the filter paper. It is taken in a basin and dried from heating. The filtrate is taken in evaporating dish and heated till whole of the water is evaporated. Solid common salt is thus obtained in the dish. Sugar containing charcoal, potassium nitrate containing sawdust, or mixture having insoluble components can be separated by filtration. The second process is sublimation. Sublimation is a process in which the solid substance is directly converted into its vapors by application of heat, and vapor is converted into solid by subsequent cooling. The method is used when one of the component undergoes sublimation and other components are not decomposed by heating. For example, naphthalene can be separated from common salt by sublimation. Similarly, a mixture of ammonium chloride and potassium chloride can be separated by sublimation as ammonium chloride sublimes on heating. Now, third type of separation of mixture is distillation.
It is process of converting a liquid into its vapor by heating and then condensing the vapor again into the same liquid by cooling. This distillation involves vaporization and condensation. Distillation is equal to vaporization एंड कंडेंसेशन. इसमें क्या करते हैं कि पहले हीट करके सब्सटेंस को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, फिर वेपर को कन्वर्ट कर कंडेंसेशन करने पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. तो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन. इन दिस प्रोसेस liquid converting into vapors by heating and then condensating the vapors again into the same liquid by cooling. तो दूसरा प्रोसेस जो लिक्विड से गैस से लिक्विड बनता है सब्सटेंस, वो कंडेंसेशन कहलाता है, और लिक्विड से जब वेपर में बदलते हैं तो वो वेपराइजेशन कहलाता है. और डिस्टिलेशन इन दोनों का प्रोसेस है कि पहले वेपराइजेशन होता है, उसके बाद कंडेंसेशन. This method is employed to separate liquids which have different boiling points or a liquid from non-volatile solid or solid either in solution or suspension. The mixture of copper sulfate and water or mixture of water and methyl alcohol, boiling point जिनके अलग अलग हैं, can be separated by this method. फिल्टर. अभी ये 3-4 प्रोसेस पढ़ा. पहला था फिल्ट्रेशन. तो किस तरह से फिल्ट्रेशन करते हैं, तो मिक्सचर ले लेंगे, जैसे कि सैंड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को फिल्ट्रेशन से अलग सेपरेट करने की बात बताई थी. तो उसको हम वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं और यहाँ फनेल में फिल्टर पेपर लगा करके इस तरह से इसको फिल्टर करते हैं. तो फ्लास्क में क्या आ जाता है, फिल्ट्रेट, जिसमें कि NaCl प्रेजेंट होता है और यहाँ पे जो फिल्टर पेपर है उस पर सैंड अलग हो जाता है. तो ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन का होता है. इस तरह से हम फिल्ट्रेशन करते हैं. ये पूरा डायग्राम इसका है इस तरह से. ठीक है. मिक्सचर जिसका कि हमको फिल्ट्रेशन करना है वो इसमें हमने जिसमें डिज़ोल्व कर दिया वाटर में सैंड इनसॉल्युबल होगा और साल्ट जो है सॉल्युबल हो जाएगा. अब साल्ट और वाटर जो है जब हम फिल्टर करेंगे तो इसमें आ जाएगा कोनिकल फ्लास्क में, और यहाँ पे सैंड अलग हो जाता है. उसके बाद जो ये वाटर में NaCl प्रेजेंट है, इसका इवोपरेशन करते हैं तो वाटर वेपर्स में बदल जाता है और NaCl बचता है. उसके बाद दूसरा मेथड बताया था सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में क्या है कि सब्सटेंस हीट करने पे सीधे सीधे गैसेस में बदल जाता है. तो उसके लिए हम ये अपरेटस इस तरह से यूज़ करते हैं. ये पार्सनील डिस्क होती है जिसमें कि जो मिक्सचर हमने सेपरेट करनी है उसमें एक सब्लिमेशन वाली है, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड और दूसरा सोडियम क्लोराइड इसमें मिला हुआ है. हीट करें और उसके बाद इसके ऊपर एक फनेल हम उलट करके रख देते हैं. हीट करने पे अमोनियम क्लोराइड वेपर्स बनता है, लेकिन क्योंकि ये वेपर जो है सीधे सॉलिड से सीधे वेपर में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे जब ये इसकी वॉल से टकराता है तो यहाँ पे सॉलिडिफाइड हो जाता है, सॉलिडिफाइड होकर के जम जाता है. जबकि पोटेशियम क्लोराइड में ऐसा कुछ नहीं होता. तो बाद में जो यहाँ ये जमा होता है इसको फिर से हम वापस निकाल करके हमें सॉलिड अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है. तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस है. इसका डायग्राम इस तरह से होता है. उसके बाद है डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन में 2 प्रोसेस होते हैं, पहले इवोपरेशन और उसके बाद कंडेंसेशन. इसके लिए ये अपरेटस इस तरह से सेट करते हैं. ये फ्लास्क होती है जिसमें कि जिस 2 सब्सटेंस जो मिले हुए हैं, 2 लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, उसको हम इस फ्लास्क में लेते हैं. यहाँ पे टेम्परेचर थर्मामीटर लगा देते हैं टेम्परेचर देखने के लिए, क्योंकि दोनों ही मिक्सचर का टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है. ये कंडेंसर कहलाता है. इसमें एक तरफ से कोल्ड वाटर भेजा जाता है और ये हॉट होकर के बाहर निकलता है. क्यों? जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे जैसे किसी भी जो भी मिक्सचर में 2 कंपोनेंट है, एक का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 है, एक का 100
10 है, तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे हम टेम्परेचर बढ़ाना बंद कर देते हैं, तो बॉयल होके वेपर्स यहाँ पहुँचती हैं और यहाँ चूँकि कूल करता है, ये कोल्ड वाटर यहाँ आता है अंदर, तो इस जो नली में ये कंडेंसेशन प्रोसेस होता है और कंडेंस होके ये लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे डिस्टिलेट जो है लिक्विड फॉर्म में यहाँ आ जाता है। फिर जब ये वेपर्स निकलना बंद हो जाती हैं, इसलिए तब इसका मतलब जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 था वो कम्प्लीटली डिस्टिल हो चुका है, इसको हम अलग कर देते हैं। और फिर उसी तरह से टेम्परेचर बढ़ाते हैं 110 तक, तो अगला जो कंपोनेंट है वो इसी तरह से पहले वेपराइजेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है यहाँ पर, और उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में, प्योर लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाता है और इम्प्योरिटीज़ वहीं रह जाती हैं, इम्प्योरिटी उसमें वो सारा प्रोसेस नहीं होता। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। यहाँ वेपोराइजेशन होता है और उसके बाद यहाँ पे चूँकि कूल वातावरण दिया गया है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन होता है और दोनों जो मिक्सचर में दो कंपोनेंट है उनको अलग किया जाता है। उसके बाद है मैग्नेटिक सेपरेशन। If one of the components of a mixture has a magnetic properties, it can be separated by using a magnet. Iron is separated from a mixture of iron fillings and sulfur by moving a magnet through the mixture. तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है यानी आयरन है वो मैग्नेट में चिपक जाता है और सल्फर रह जाता है। उसके बाद है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। दिस मेथड इज यूज्ड ऑन द preferential solubility of one of the component of the mixture in a particular solvent, usually a low boiling organic solvent, which forms a distinctly separate layer with the other liquid if present in the mixture. For example, iodine present in water can be recovered with the help of either or carbon disulfide. For this method, separating funnel is utilized. The aqueous solution of iodine is taken in separating funnel to which ether is added. The funnel is shaken. Two layers are formed. The upper layer, which is dark brown, consists of ether and iodine, and the colorless layer consists of only water. The lower layer is taken out. The colored layer is then poured out and either is removed cautiously by distillation when iodine is left behind. The two immiscible liquids such as water and oil can also be separated by use of separating funnels. इस एग्जाम्पल को देखने से पहले हम मैग्नेटिक सेपरेशन का ये डायग्राम है सामने, किस तरह से करते हैं। ये है मैग्नेट, सल्फर और आयरन फिलिंग्स दोनों मिक्स हो गई। इसको अलग हम किस तरह से कर सकते हैं, सल्फर और आयरन है इसमें, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि सल्फर और आयरन इनसे मिक्स है। तो हम जब मैग्नेट इसके ऊपर से पास करेंगे तो आयरन इसमें चिपक जाएगा, उसको यहाँ निकाल के रख सकते हैं, और फिर जो सल्फर बचेगा तो उसको यहाँ रख सकते हैं। तो ये इस तरह से होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। उसके बाद लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, ये है सेपरेटिंग फनल, इस तरह से होती है। इसमें जैसे कि बताया कि आयोडीन, वाटर और ईथर का मिला करके हम शेक करते हैं, तो ईथर में आयोडीन डिजॉल्व हो जाती है और यहाँ एक लेयर बना लेती है और नीचे हाई डेंसिटी वाटर बचता है। अब सेपरेटिंग फनल से पहले हम यहाँ तक जो अलग लेयर दिखाई दे रही है उसको निकाल लेते हैं और बाद में इसको दूसरे एपरेटस में अलग करते हैं, तो ये लिक्विड और ये लिक्विड अलग हो जाता है। तो सेपरेट लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन मेथड कहलाता है, जिससे हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं इस तरह से। तो ये सारे डायग्राम देखें, मेथड देखें, किस तरह से मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। और यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल था जो मैंने नहीं लिया, वैसे मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें classify the following substance into element, compound and mixture. एलिमेंट डायमंड एंड ग्रेफाइट है इनमें से। कंपाउंड्स मार्बल, ग्लूकोज,
लाफिंग गैस, ड्राई आइस है, इसको सेपरेट कर सकते हो। मिक्सचर, एयर मिक्सचर है, एलपीजी, स्टील, स्मोक, ये सारे क्या है, मिक्सचर है। ये सामने स्क्रीन पे है सारी चीज़ें। तो कुछ बातें आज हम स्टार्टिंग की केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसमें जो सिंपल वर्ड्स यूज़ होते हैं, सिंपल टेक्निक्स, वो सारी चीज़ें आज के क्लास में हमने बताई हैं। आगे हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो बेसिक पॉइंट्स हैं केमिस्ट्री में जो ज़रूरी है जानना, उनके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।